एपिसोड के स्टार्ट में हम कॉन्फ्रेंस हॉल को देखते हैं जहाँ पर सारे मास्टर मौजूद होते हैं और वो सभी आपस में बातें कर रहे थे। जहाँ वो हेड मास्टर सारे मास्टर से कहते हैं, आपने उस केओस स्पिरिट टैबलेट को तो देख लिया, तो आपकी इसकी क्या राय है? ये अच्छी चीज है या बुरी? कहीं ये इस सेक्ट पे होने वाले किसी खतरे का इशारा तो नहीं? या फिर ये भी हो सकता है कि किसी डिसाइपल के पास इतनी पावर्स आ गई होगी, इसलिए उसने यहाँ पर केओस टैबलेट स्पिरिट को समन कर पाया है। ये सुनकर बाकी मास्टर कहते हैं, ऐसा तो अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये केओस टैबलेट स्पिरिट अच्छी चीज के लिए यहाँ पर दिखाई दिया था या फिर खतरे के लिए। पर ज्यादा चांस तो ये है कि ये किसी खतरे का इशारा हो सकता है कि यहाँ पर डीमंस अटैक करने के लिए आ जाए और उन्हीं को रोकने के लिए यहाँ पर केओस टैबलेट स्पिरिट दिखाई दिया था। जिसका मतलब ये है कि सारे डिसाइपल को और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है ताकि वो सभी आने वाले डीमंस की फाइट में उनका मुकाबला कर सके, जैसा कि 28 साल पहले बाकी डिसाइपल और इमॉर्टल ने मिलकर किया था। उस टाइम भी हमने डीमंस को हराया था और इस बार भी अगर वो डीमंस दोबारा वापस आए तो हम इस बार भी उन्हें हरा देंगे। इसलिए हमें अपनी प्रैक्टिस कम नहीं करनी है, जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। साथ ही बाकी मास्टर भी कहते हैं कि उस टाइम तो ये कुनलुन माउंटेन अकेला ही था, उस टाइम उसकी मदद करने वाले ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन इस बार तो 4 सेक्ट आपस में मिल चुके हैं और वो सभी मिलकर उन डीमन से लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें कुछ ऐसे डिसाइपल चाहिए होंगे जो उस टाइम की तरह स्वॉर्ड फेरी जितने पावरफुल हो। अगर वैसे डिसाइपल हमारे पास होंगे तो हम आसानी से उन डेविल्स और डीमंस का मुकाबला कर पाएंगे। तब ये सुनकर हेड मास्टर मूजियान और मार्क के बारे में सोचने लगते हैं कि पूरे के पूरे कुनलुन माउंटेन में सबसे ज्यादा पावरफुल वही दोनों लोग हैं और अगर वो थोड़ी और मेहनत करें तो एक दिन जरूर वो स्वॉर्ड इमॉर्टल बनकर दिखाएंगे। और मूजियान भी अपने फादर की तरह बिल्कुल इस सेक्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। और इस चीज को सोचकर वो हेड मास्टर खुश हो जाते हैं, जिसके बाद वो बाकी सारे मास्टर को मूजियान और मार्क के बारे में बताते हैं कि वो लोग कौन है और उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। जहाँ वो कहते हैं मार्क तो स्वॉर्ड इमॉर्टल की बेटी है और मूजियान एक स्वॉर्ड फेरी का बेटा है, जिन दोनों ने मिलकर 28 साल पहले हुए डेविल्स के अटैक में बहुत ज्यादा मदद की थी और उन्हीं की बदौलत ये सेक्ट आज तक यहाँ पर मौजूद है, वरना यहाँ पर तो कब का उन डेविल्स का राज हो गया होता। और जिस तरह के पावरफुल वो दोनों थे उसी राह पर मार्क और मूजियान भी चल रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो एक न एक दिन अपने फादर जितना पावरफुल बनकर ही दिखाएंगे और उन दोनों के ऊपर ही इस पूरे सेक्ट की जिम्मेदारी है। जैसा कि उन दोनों के फादर ने इस सेक्ट को संभाला था, आगे चलकर उन दोनों को भी इस सेक्ट को संभालने में अपनी जान लगा देनी है। तब ये सुनकर बाकी मास्टर कहते हैं, अरे वो दोनों तो अभी बहुत छोटे हैं, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि इतनी जल्दी वो इतने ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे? किसी को भी पावरफुल बनने के लिए काफी टाइम लगता है। इस पर हेड मास्टर कहते हैं, उन्हें पावरफुल बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि उनका लेवल पहले से ही बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। जिस पर सारे मास्टर हैरान रहते हैं कि इतनी जल्दी अगर उन दोनों ने अपना लेवल हाई कर लिया है तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि वो जरूर एक न एक दिन पावरफुल बनकर दिखाएंगे। लेकिन इस चीज का भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उनकी पावर्स कितनी है। पहले हमें उनकी पावर्स देखनी होगी, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि वो दोनों सच में पावरफुल बन चुके हैं। इस पर हेड मास्टर कहते हैं, ये तो अच्छी बात है, 3 दिन बाद होने वाले कंपटीशन में तुम उनकी पावर्स देख सकते हो कि वो अभी कितने ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं। तभी वहाँ पर डॉन के बेटे का दोस्त आ जाता है जो सारे मास्टर से कहता है, अरे आप लोग तो बेकार में ही उम्मीद लगा कर बैठे हैं, मूजियान को तो आपने देखा ही नहीं है, वो किसी काम का इंसान नहीं है, ऊपर से वो सबसे ज्यादा रिसोर्सेज भी खा जाता है, लेकिन तब भी कोई फायदा नहीं होता, वो सारे रिसोर्सेज को बर्बाद ही कर रहा है। उसके जितना घटिया डिसाइपल तो इस पूरे सेक्ट में है ही नहीं। ये सुनकर सारे मास्टर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसी बात कर रहा है, मूजियान अगर इतना कमजोर है तो हेड मास्टर ने उसके बारे में इतनी तारीफ क्यों की? तो वहीं इस चीज से हेड मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो डॉन की तरफ देखते हुए कहते हैं, देखो तुम्हारे बेटे के दोस्त ने ये क्या किया। साथ ही इस चीज से डॉन को भी गुस्सा आ रहा होता है कि ये दोनों तो पहले से ही एक पनिशमेंट लिए हुए हैं, इन्हें और पनिशमेंट लेना है क्या? तो वहीं हेड मास्टर को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए डॉन के बेटे के दोस्त को मारने के लिए चले जाते हैं। लेकिन वो उसकी तरफ पहुंचते हैं उससे पहले ही उनकी पावर्स का ऑरा इतना ज्यादा होता है कि डॉन के दोस्त का बेटा वहाँ से उड़ते हुए बहुत दूर जाकर गिर जाता है। साथ ही अब वहाँ पर डॉन भी आ जाता है जो उससे कहता है, तुम्हें मैं दोबारा से पनिशमेंट देता हूँ, तुम यहाँ से दूर फॉरबिडन वैली में जाकर 3 साल वहीं पर कैद रहोगे और तुम्हें वहाँ से बाहर कोई भी नहीं निकाल सकता। ये सुनकर वो एकदम से डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। पर ये देखकर वो फीमेल मास्टर कहती है, मुझे तो लगता है इसके अंदर जरूर कुछ डॉन की चाल है, उस फॉरबिडन वैली में जल्दी कोई डिसाइपल एंटर नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पर डॉन ने तो 3 साल के लिए वहाँ पर उसे पनिशमेंट ही दे दी। मुझे तो लगता है ये 3 साल के अंदर उस फॉरबिडन वैली में जाकर कुछ गड़बड़ करेगा और यही चीज की वजह से डॉन ने जानबूझकर उसे वहाँ भेजा है। तो वहीं बाकी सारे मास्टर मूजियान के बारे में ये कह रहे होते हैं कि भले ही कोई भी बात क्यों ना हो, वो अभी तक बहुत छोटा है
है। साथ ही मैंने ये भी सुना था कि उसके पास कोई बीमारी भी है, जिस वजह से वो जितनी भी कल्टीवेशन करता है उसकी सारी पावर्स उसके पेट में ही चली जाती है। लेकिन अगर तब भी तुम कहते हो तो हमें थोड़ा थोड़ा इस बात का भरोसा हो ही रहा है कि वो पावरफुल होगा। तब ये सुनकर हेडमास्टर कहते हैं तुम्हें मूजियान के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 3 दिन बाद मार्शल आर्ट कंपटीशन शुरू ही होने वाला है, तो सीधे तुम वहाँ पर उसकी पावर्स देख लेना। उससे पहले किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और अब मैं ये कॉन्फ्रेंस खत्म करता हूँ। आप सभी अपने अपने कमरे में जाकर आराम कर सकते हैं। अब रात को एक मास्टर काफी ज्यादा शराब पीकर अपने कमरे में आता है, जहाँ वो ये सोचकर हैरान था कि पहले तो मैं ये शराब पीता था तो मुझे इतनी ज्यादा नहीं चढ़ती थी, पर आज क्या हो गया जो मुझे इससे इतनी ज्यादा चढ़ गई है। मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि ऐसी बाल्टी की बाल्टी शराब पी जाऊं। और इतना कहने के बाद वो ज्यादा नशे में होने की वजह से वहीं पर गिर जाता है। तब वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि उस मास्टर को ग्रैंडपा कह रही थी, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं होता है कि वो लड़की आखिर कौन है। तब वो लड़की उस मास्टर से कहती है आपको नहीं मालूम, लेकिन मैंने उस शराब के अंदर अपने हाथों से बनाई हुई एक मेडिसिन डाल दी थी, जिस वजह से वो शराब एक नॉर्मल शराब से 8 गुना ज्यादा नशीली हो गई थी। इस वजह से आपको इतना ज्यादा नशा चढ़ गया। इस पर वो मास्टर कहता है अरे तुमने ये क्या किया, इतनी ज्यादा नशीली शराब मुझे क्यों पिला दी। तब वो लड़की उस मास्टर से मूजियान के बारे में पूछने लगती है कि आखिर अभी वो कैसा है। जिस पर वो मास्टर कहते हैं अभी तक उसकी बीमारी खत्म हुई है या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बाकी मास्टर को तो ये पूरी उम्मीद है कि वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है और वो ही इस पूरे सेट की जिम्मेदारी को संभालेगा। पर ये सारी चीज तो मार्शल आर्ट कंपटीशन में ही पता चलेगी, जिसके लिए 3 दिन और इंतजार करना है। ये सुनकर वो लड़की सोचने लगती है कि मुझे अब 3 दिन और इंतजार करना पड़ेगा मूजियान से मिलने के लिए। तो वहीं वो मास्टर दोबारा से वो शराब पी जाता है, लेकिन इस शराब के अंदर भी वो मेडिसिन मिली हुई थी, जिस वजह से ज्यादा नशा चढ़ता है। और शराब को पीने की वजह से अब वो मास्टर तो नशे में बिल्कुल पागल ही हो जाता है। और ये फनी सीन दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्ट में हम कुनलुन माउंटेन को देखते हैं, जहाँ पर पूरे सेट के सारे डिसाइपल उड़ते हुए जमा हो रहे होते हैं, क्योंकि अब थोड़ी ही देर में मार्शल आर्ट कंपटीशन शुरू होने वाला है। और वो सभी उसी कंपटीशन के लिए उस जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। और जहाँ पर वो इकट्ठा हो रहे होते हैं वो जगह भी काफी मिस्टीरियस होती है। वहाँ के एक पहाड़ के ऊपर एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड लगी थी और उस स्वॉर्ड के चारों तरफ प्लेट बनी होती है और उसी प्लेट पर सारे के सारे मास्टर आकर जमा होते हैं, जिसके बाद वहाँ पर डिसाइपल्स भी आना शुरू हो जाते हैं। तब हेड मास्टर सारे डिसाइपल से कहते हैं मार्शल आर्ट कंपटीशन कुछ देर में शुरू होने वाला है, इसलिए मैं आप सभी के सबसे अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस कंपटीशन में निराश नहीं करेंगे। ये सुनकर सारे डिसाइपल्स खुश हो जाते हैं और उनसे कहते हैं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस बार का मार्शल आर्ट कंपटीशन पिछले हर बार के कंपटीशन से ज्यादा अच्छा होगा। तब वहाँ पर शांग नाम के एक मास्टर आते हैं जो कि इस कंपटीशन के होस्ट बनेंगे, जहाँ वो मास्टर आने के बाद सभी को अपने बारे में बताते हैं कि वो कहाँ से हैं। जिसके बाद वहाँ पर मार्क भी उड़ते हुए आ रही होती है, जिसे देखकर वो मास्टर खुद से कहते हैं इससे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये एक स्वॉर्ड फेरी की बेटी हो। इसकी बॉडी और इसके पावर को महसूस करके मैं ये साफ बता सकता हूँ कि ये बिल्कुल एक स्वॉर्ड फेरी की बेटी है। और फिर मार्क वहाँ आने के बाद सभी को ग्रीट करती है। अब वहाँ पर एक गोल्डन स्पिरिचुअल बर्ड उड़ते हुए आता है, जिसके ऊपर वो डिसाइपल बैठा हुआ था, जिसने कुछ दिनों पहले डोंग से कहा था कि वो चाहे कुछ भी हो जाए मूजियान को ये मार्शल आर्ट कंपटीशन बिल्कुल जीतने नहीं देगा। और वही यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल बर्ड पे बैठकर आया होता है, जिसे देखकर बाकी के सारे डिसाइपल एकदम हैरान रहते हैं और वो सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ये डिसाइपल तान है और इसके पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं। इसका मुकाबला तो शायद ही जल्दी कोई कर पाएगा। बहुत कम लोग इस पूरे के पूरे सेट के अंदर तान जितने पावरफुल है। अब हम पिछली रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर तान अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और वो सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इस बार का मार्शल आर्ट कंपटीशन तो तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं जीत सकता, क्योंकि तुम्हारे जितना पावरफुल तो पूरे इस सेट में कोई है ही नहीं। तुम्हारे पास ताकत के साथ साथ बहुत ज्यादा पावर्स भी है। लेकिन तान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो उससे कहता है मेरी इतनी ज्यादा पावर्स और इतनी ताकत का क्या फायदा, जबकि सारी चीज उस बेकार से मूजियान को मिल रही है। उसे तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज भी मिल जाएगी। जो सारी चीजें मुझे मिलनी चाहिए थी वो सब कुछ उसे मिल गया है, इसलिए अब से वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे तो हरा कर ही रहूंगा। जिस पर उसके साथी कहते हैं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई आपके सामने टिक ही नहीं पाएगा और देख लेना वो मूजियान इस मार्शल आर्ट कंपटीशन में धूल चाटते रह जाएगा। साथ ही तान किसी राज की बात के बारे में बातें कर रहा होता है कि अगर वो सबके सामने आ गया तब मैं देखता हूँ कि कैसे मूजियान इस सेक्टर में टिक पाता है। जिस पर उसके साथी कहते हैं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जो कहेंगे वो सब हम करने के लिए तैयार हैं। अब प्रेजेंट टाइम में तान अपने उन दोनों साथियों को इशारा करते हुए कहता है जैसा जैसा मैंने तुम
बिल्कुल वैसा ही करना। जिस पर उसके साथी भी हाँ में जवाब देते हैं। अब अगली बारी उस डिसाइपल की होती है जो वहाँ पर उड़ते हुए आ रहा होता है, और ये डिसाइपल वो होता है जो मार्क से दोस्ती करना चाहता था। और जब उसे पता चला था कि मूजियान और मार्क एक भाई बहन की तरह लगते हैं, तभी से उसने सोच लिया था कि वो मार्क से तो दोस्ती करके ही रहेगा। और ये वही डिसाइपल होता है जो अपनी स्वॉर्ड के साथ उड़ते हुए वहाँ पर आ रहा होता है, जो आते साथ ही एक डिसाइपल को परेशान करते हुए पूछता है, अरे बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा लेवल क्या है, तुम्हारे पास कौन सी पावर्स हैं, मैं भी देखूं कि मैं तुम्हें हरा पाता हूँ या नहीं। लेकिन तब ये देखकर वो डिसाइपल वहाँ से दूर हट जाता है, इसलिए वो वाला डिसाइपल भी वहाँ से चला जाता है। अब सारे डिसाइपल वहाँ पर जमा हो चुके थे, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकलना शुरू हो जाता है जो कि येलो कलर का था। ये देखकर सारे लोग हैरान रहते हैं कि आखिर ये कौन है और किसके पास इतनी पावर्स आ गई जिसकी बॉडी के अंदर से इतना ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा है। लेकिन तब हम देखते हैं कि वो कोई मॉन्क होता है जो बिल्कुल मूजियान की तरह ही लोटस पे चलते हुए बाकी सारे मास्टर के पास आ रहा होता है, और उस मॉन्क का नाम जैन होता है। तब उसे आते हुए देखकर सारे के सारे लोग एकदम हैरान रहते हैं। साथ ही उसे देखकर माँ खुद से कहती है, ये तो ये जिंदाओ बॉडी है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल मानी जाती है, तो आखिर ये यहाँ पर क्या करने के लिए आया है, कहीं ये मार्शल आर्ट कंपटीशन लड़ने तो नहीं आया। अगर ऐसा है तो ये सबसे ज्यादा भारी कॉम्पिटिटर हो सकता है जिसे हराना काफी मुश्किल होगा। तब जैन को देखकर हेडमास्टर कहते हैं, तुम तो बहुत ही कम अपने सेक्ट से बाहर निकलते हो, लेकिन तब भी तुम यहाँ पर आए, इसलिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे एक ही बार कहने पर एक टीचर की तरह से यहाँ पर आने के लिए मान गए। यानी कि इसका मतलब ये है कि जैन से कोई भी फाइट नहीं करेगा, वो एक टीचर की तरह यहाँ पर ये कंपटीशन देखने आया है। लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है, ये तो हमें आगे के एपिसोड में ही देखने को मिलेगा। तब जैन भी आगे आकर मास्टर को ग्रीट करता है। साथ ही बाकी मास्टर हेडमास्टर से कहते हैं, जैन का यहाँ पर आना बहुत अच्छी बात है, जैन तो बिल्कुल एक डिसाइपल बनने के लायक भी है, लेकिन वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो यहाँ पर टीचर बनने के नाते से आता है या फिर डिसाइपल बनने के। अब दूसरे मास्टर सभी से कहते हैं, जहाँ तक कि मुझे लगता है कि सारे के सारे डिसाइपल यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो अब इस मार्शल आर्ट कंपटीशन को शुरू किया जाता है। लेकिन तब दूसरे मास्टर हेडमास्टर से कहते हैं, मूजियान तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो आखिर वो कहाँ चला गया, उसे ये मार्शल आर्ट कंपटीशन नहीं लड़ना है क्या। इस पर हेडमास्टर कहते हैं, आप सभी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मूजियान यहाँ पर आ ही जाएगा, लेकिन अगर वो यहाँ पर नहीं भी आ पाता है तो भी कोई बात नहीं, हम उससे स्टार्टिंग के कंपटीशन नहीं लड़वाएंगे, उसे क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल या फिर सीधा उससे फाइनल ही लड़वा देंगे, क्योंकि इस तरह का रूल इस मार्शल आर्ट कंपटीशन में चलता है कि अगर कोई डिसाइपल सीधा फाइनल लड़ना चाहता है तो वो लड़ सकता है, लेकिन उसके लिए उसे बाकी सारे डिसाइपल को हराए हुए जो फाइनल में आएगा उससे लड़ना होगा। लेकिन ये इतना आसान काम भी नहीं होता है, पर तब भी मुझे उम्मीद है कि मूजियान उस चीज को कर लेगा। ये सुनकर सारे डिसाइपल और मास्टर कहते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन वहीं इसी चीज से डोंग तो काफी खुश हो रहा होता है कि ये फैसला तो मूजियान के लिए बिल्कुल ही घटिया है। अगर वो बाकी डिसाइपल से लड़ता तो थोड़ी उम्मीद थी कि वो जीत भी जाता, लेकिन अगर वो सीधा फाइनल लड़ेगा तो ये कहाँ से जीत पाएगा। इसलिए ये फैसला बिल्कुल ही गलत था कि मूजियान को सीधा फाइनल लड़ा दिया जाए। अब वो दूसरे मास्टर सारे लोगों से कहते हैं, ये मार्शल आर्ट कंपटीशन शुरू होने वाला है और इसमें से सबसे खास 10 लोगों को चुना जाएगा जिन्हें फॉरबिडन वैली के अंदर जाने का मौका मिलेगा। पर जो डिसाइपल इस मार्शल आर्ट कंपटीशन को जीतेगा उसे जानशी स्पिरिट बॉटल दी जाएगी, जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। साथ ही वो लड़की जो शराबी मास्टर के साथ थी वो खुद भी ये कह रही होती है कि ये स्पिरिट बॉटल तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो कि ह्यूमन सोल को स्पॉटलेस और फॉलेस बना देती है, जिस तरह से एक गॉड की सोल होती है। जिस हिसाब से तो ये स्पिरिट बॉटल जिसे मिलेगी उसकी पावर्स तो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही ये चीज सुनकर मार्क भी काफी ज्यादा खुश होती है कि ये स्पिरिट बॉटल तो मूजियान को ही मिलेगी और इस वजह से वो बिल्कुल पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। जिसके बाद सारे के सारे डिसाइपल वहाँ से बैटल अरीना की तरफ जाने लगते हैं और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्ट में हम सारे मास्टर को देखते हैं जो सभी उस जगह पर आकर जमा हो जाते हैं जो कि उस स्वॉर्ड के पास बने प्लेट जैसी होती है, और वहां पर खड़े होकर सारे मास्टर पूरे मार्शल आर्ट कंपटीशन को देखेंगे। जिसके बाद होस्ट वाले मास्टर इस मार्शल आर्ट कंपटीशन को शुरू करवा देते हैं, जिसमें सबसे पहले 2 डिसाइपल आते हैं लड़ने के लिए, और उनमें से एक का नाम यूनहाई होता है, जो आते साथ ही अपने सामने वाले डिसाइपल पे लगातार अटैक करना शुरू कर देता है। जहाँ उसके सामने वाला डिसाइपल तो बिल्कुल भी
नहीं टिक पा रहा था और वो कई सारे अटैक करके उसे वहीं पर मार रहा होता है। लेकिन इस जगह पर इन दोनों की फाइट चल रही थी तो वहीं दूसरे एरिना में दूसरे दो डिसाइपल की फाइट चल रही होती है और यहाँ पर एक साथ 3-4 फाइट चल रही है ताकि मार्शल आर्ट कंपटीशन जल्दी पूरा हो सके, क्योंकि यहाँ पर डिसाइपल तो बहुत ज्यादा है, इसलिए उन सभी की फाइट एक साथ कराई जा रही होती है। तो वहीं हम किन्यू को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान होती है कि मूजियान अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आया है और अगर उसने और ज्यादा लेट की तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है। एक बार अगर उन 10 डिसाइपल को चुन लिया गया जो कि फॉरबिडन वैली में जाएंगे तब तो मूजियान का कोई फायदा नहीं है उस मार्शल आर्ट कंपटीशन में जाकर, उसे उन 10 लोगों के सिलेक्ट होने से पहले ही जाना पड़ेगा। इसलिए वो उसके दरवाजे पर आकर वहाँ पर दस्तक देने की सोचती है ताकि मूजियान को बाहर निकाल सके, लेकिन अगले ही पल वो रुक जाती है कि कहीं अगर मूजियान कुछ प्रैक्टिस कर रहा होगा तो मेरे दस्तक देने से उसकी प्रैक्टिस टूट ना जाए। तो वहीं हम कमरे के अंदर मूजियान को देखते हैं जो अभी तक अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है, जहाँ वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में था और वहाँ से अपनी सारी स्पिरिट्स को कह रहा होता है कि मुझे इस मार्शल आर्ट कंपटीशन में आप सभी की जरूरत है, इसलिए आप सभी की पावर की मदद से मैं इस मार्शल आर्ट कंपटीशन को जीतना चाहता हूँ, तो क्या आप लोग मेरी मदद करेंगे। लेकिन उसके इतना कहते ही वो अपने कमरे से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हम यूनहाई को देखते हैं जो अपने सामने वाले डिसाइपल को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है और काफी खतरनाक अटैक करके अपने सामने वाले डिसाइपल के माइंड से उसकी सारी पावर्स निकाल लेता है, जिस वजह से उसके सामने वाला डिसाइपल बिल्कुल एकदम कमजोरी हो जाता है और फिर यूनहाई उसके ऊपर अटैक करके उसे वहां से बहुत दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो होस्ट वाले मास्टर सभी से कहते हैं यूनहाई ने लगातार 3 मैच जीत लिया है। लेकिन वही ये चीज देखकर बाकी मास्टर और डिसाइपल हैरान होते हैं कि आखिर यूनहाई ने ऐसी कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से उसके सामने वाले डिसाइपल की सारी पावर से निकल गई और सीधा यूनहाई के अंदर ही समा गई। साथ ही ये चीज देखकर मार्क भी काफी परेशान होती है कि आखिर ये कौन है और इसके पास ऐसी टेक्निक कहाँ से आई। ऐसी टेक्निक की मदद से तो वो किसी को भी आसानी से हरा देगा। लेकिन तब उसे वो डिसाइपल समझाने आता है जो कि उसके साथ दोस्ती करना चाहता था। वो उससे कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसके पास इतनी पावर्स है तो मूजियान के पास भी और ज्यादा पावर्स होगी, अगर उन दोनों की फाइट हुई तो वो उसे हरा देगा। इधर हम क्विन्यू को देखते हैं जो अभी तक काफी परेशान होती है और वो सोच रही होती है कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मूजियान को बुलाना ही होगा, इसलिए वो सीधा जाकर दरवाजे पे दस्तक दिए बगैर ही उसे खोल ही देती है और कमरे में आकर मूजियान को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। पर तभी अचानक से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पोर्टल बन जाता है जिसे देखकर किन्यू घबरा जाती है और जैसे वो वहाँ से नीचे गिरने वाली होती है सही टाइम पर मूजियान आकर उसे पकड़ लेता है। तब मूजियान उससे पूछता है बताओ मुझे कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्या कहने आई थी, जिस पर किन्यू कहती है मार्शल आर्ट कंपटीशन शुरू हो चुका है और अगर आपने थोड़ी और ज्यादा देर की तो शायद आपको उस मार्शल आर्ट कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, क्योंकि 10 डिसाइपल के चुने जाने के बाद आगे किसी भी डिसाइपल को नहीं सिलेक्ट किया जाएगा। तब ये सुनकर मूजियान कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है फिर मैं अभी चलता हूँ उस मार्शल आर्ट कंपटीशन में। जिसके बाद वो किन्यू के साथ वहाँ से मार्शल आर्ट कंपटीशन के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम यूनहाई और उसके सामने वाले डिसाइपल की फाइट देख रहे होते हैं, क्योंकि यूनहाई तो अब तक लगातार कई सारे राउंड जीत चुका है और अभी भी उसके अंदर इतनी पावर्स है कि वो बैक टू बैक नए नए लोगों से फाइट करते हुए उन्हें हरा रहा होता है। लेकिन अभी उसके सामने वाला डिसाइपल काफी ज्यादा पावरफुल था और वो उसे कड़ी टक्कर देता है। तब यूनहाई अपनी एक खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपनी स्वॉर्ड को बहुत ज्यादा बड़ी स्वॉर्ड बनाकर अपने सामने वाले डिसाइपल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो इस अटैक से बच जाता है। जिसके बाद यूनहाई उन डिसाइपल के अंदर से ली हुई पावर्स को खुद के अंदर ही समा लेता है ताकि वो और ज्यादा पावरफुल बन सके। तो वहीं उसके सामने वाला डिसाइपल भी अपनी एक खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है जो कि बिल्कुल मूजियान के टेक्निक जैसे ही दिखाई दे रही थी। लेकिन यूनहाई अपने हाथों के फोर्स की मदद से उसके इस अटैक को भी रोक लेता है, जो देखकर वो स्पिरिट बर्ड वाला डिसाइपल काफी हैरान था कि इसके पास तो सच में बहुत ज्यादा पावर्स है और ये उस मॉन्क को भी टक्कर देने के लायक हो सकता है अगर इन दोनों की फाइट हुई तो। दूसरी तरफ यूनहाई के सामने वाला डिसाइपल अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक फॉर्मेशन बना लेता है जो कि बहुत ही भयानक दिखाई दे रहा था और फिर उसके अंदर से वो बिजलियां निकालते हुए यूनहाई के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन यूनहाई भी कहाँ कमजोर था, वो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और एक अपने सामने खतरनाक हरिकेन बनाते हुए उसके इस बिजलियों वाले अटैक को रोके होता है। लेकिन इस चीज से अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है जो कि हरिकेन स्वॉर्ड स्लैश टेक्निक होती है और वो उसकी मदद से एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक अटैक अपने सामने वाले डिसाइपल पे कर देता है जिसने अपने एक मिस्टीरियस वेपन का इस्तेमाल किया था। लेकिन यूनहाई का ये अटैक इतना खतरनाक होता है कि उसके सामने वाला डिसाइपल वहां से दूर गिरकर चला जाता है। लेकिन अभी तक वो इस राउंड को नहीं हारा था, तब भी
मास्टर उसे इस राउंड से डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपनी स्किल और टेक्निक का ही इस्तेमाल करके फाइट की जाएगी, ना कि किसी मैजिकल वेपन का इस्तेमाल करके। जो भी ऐसा करेगा उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जिसके बाद सारे मास्टर यूनहाई से कहते हैं तुम पहले डिसाइपल बन चुके हो, जो कि उन टॉप 10 की लिस्ट में शामिल होगा, जिन्हें मौका दिया जाएगा फॉरबिडन वैली में जाने का। ये चीज सुनकर यूनहाई जिसके बाद मास्टर सभी को कुछ देर के लिए आराम करने कह देते हैं, क्योंकि कुछ देर बाद अगला राउंड शुरू होने वाला है। लेकिन तब दूसरे मास्टर हेड मास्टर से कहते हैं इतने तो राउंड हो ही चुके हैं, लेकिन मुजियान अभी तक नहीं आया, क्या वो इन टॉप 10 को सिलेक्ट होने के बाद आएगा? तब तो उसका आकर भी कोई फायदा नहीं है। जिस पर मास्टर कहते हैं आप सभी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आ जाएगा। लेकिन हम उनके चेहरे से साफ देख पाते हैं कि उन्हें अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा टेंशन है। इधर वो स्पिरिट बर्ड वाला डिसाइपल मार्क से कहता है मुजियान के पास तो कई सारे मैजिकल वेपन है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो इस कंपटीशन में उनका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो रूल के खिलाफ है। अगर उसने उसका इस्तेमाल किया तो वो कंपटीशन लड़ने से पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये सुनकर मार्क परेशान होती है, लेकिन डोंग और स्पिरिट बर्ड वाला डिसाइपल इस चीज का फायदा उठाकर काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड के स्टार्ट में हम सारे मास्टर को देखते हैं, जो सभी परेशान होते हैं कि मुजियान अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया। लेकिन तभी उन्हें सामने से मुजियान किन्यू के साथ आते हुए दिखाई देता है, जो कि अपने स्वॉर्ड पे खड़े होकर मार्शल आर्ट कंपटीशन में आ रहा था। और रास्ते में आते आते वो कई सारे स्टंट भी मार रहा होता है, और उसे आते हुए देखकर सभी एकदम खुश हो जाते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा खुश तो मार्क होती है। तो वहीं यूनहाई और उसका साथी मुजियान को देखकर एकदम हैरान होते हैं कि ये तो किसी काम का नहीं है, लेकिन तब भी इसकी इतनी तारीफ क्यों की जाती है। सारे लोग इसके आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये तो कोई भी काम का नहीं है, मैं तो इसे चुटकियों में हरा दूंगा। साथ ही मुजियान को देखकर वो लड़की जो कि उस शराब वाले मास्टर को ग्रैंडपा कह रही थी, वो खुद से कहती है मैंने तो मुजियान को 6 साल बाद देखा है, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, कहीं ये मुझे भूल तो नहीं गया। जिसके बाद मुजियान अपनी स्वॉर्ड को वहाँ से हटा देता है और खुद हवा में चलते हुए आगे बढ़ रहा होता है। जहाँ वो जैसे जैसे अपना हवा में कदम बढ़ाता, उसके कदम के नीचे वो लोटा सा आ जाता है, जिसपे पैर रखते हुए मुजियान वहाँ से सारे मास्टर की तरफ बढ़ रहा था, जो देखकर हेड मास्टर भी हैरान रहते हैं कि मुजियान अब तो हवा में भी चल सकता है। साथ ही इस चीज को देखकर यूनहाई कहता है जितना मैंने इसे बेकार समझा था, इतना बेकार ये नहीं लग रहा है, क्योंकि हवा में लोटस की मदद से चलने के लिए कम से कम एक डिसाइपल को गोल्डन कोर पीरियड पार करना होता है, उसके बाद ही वो हवा में ऐसे लोटस की मदद से चल सकता है। अगर मुजियान ने इसे पार कर लिया है तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये इतना कमजोर तो नहीं होगा, इसलिए इससे फाइट करने के टाइम मुझे सावधान रहना होगा, मैं पहले से ही इसे कमजोर नहीं समझ सकता। वहीं मुजियान पूरे स्टाइल के साथ उन लोटस पे पैर रखते हुए नीचे आ रहा होता है, जिसे देखकर बाकी सारे लोग हैरान थे। पर इस चीज से सबसे ज्यादा खुश तो हेड मास्टर होते हैं, क्योंकि उन्होंने मुजियान पे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा कर रखी है कि वो इस कंपटीशन को जरूर जीतेगा, और उसे ऐसे हवा में चलते हुए देखकर उन्हें और भी ज्यादा खुशी हो रही होती है। तब बाकी मास्टर लोग उनसे पूछते हैं कि आखिर कौन सी बात से आप इतना खुश हैं? आपकी खुशी देखकर तो ऐसा लगता है कि आप मुजियान को बिना फाइट किए ही इस कंपटीशन को जितवा दोगे। जिस पर हेडमास्टर हंसते हुए कहते हैं ऐसी बात नहीं है। वहीं डोंग के साथ वाला डिसाइपल मुजियान को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, वो खुद से कहता है तुम्हारी जितनी तारीफ हो रही है उतनी ही ज्यादा बेइज्जती करवा कर देख लेना मैं तुम्हें इस कंपटीशन में कैसे हरा देता हूँ। अब मुजियान वहाँ से सारे मास्टर के पास आता है और उन्हें ग्रीट करते हुए अपने बारे में बताता है कि वो कौन है। तब ये देखकर हेडमास्टर उससे पूछते हैं आखिर तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? मार्शल आर्ट कंपटीशन तो शुरू ही हो चुका है और इसमें कई सारी फाइट पहले से ही हो चुकी है, और अगर तुम थोड़ी देर और आते तो तब तो तुम्हें इस मार्शल आर्ट कंपटीशन से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, तुम अभी यहाँ पर बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। तब ये सुनकर मुजियान हेडमास्टर से माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कर देना कि मैंने आने में काफी देर कर दी। मैं जानता हूँ कि मास्टर को इंतजार करवाना एक अच्छे डिसाइपल की खासियत नहीं होती है, इसलिए मैं आप सभी से बिल्कुल दिल से माफी मांगना चाहता हूँ कि आप सभी मुझे माफ कर दें। तब ये सुनकर वो शराबी मास्टर और बाकी लोग कहते हैं तुमने माफी मांग ली, यही बहुत बड़ी बात है, हम सब ने तुम्हें माफ किया। जिसके बाद वो शराबी वाले मास्टर मुजियान से पूछते हैं हम दोनों को मिले काफी टाइम हो चुका है, तो क्या अब भी तुम मुझे जानते हो? जिसपे मुजियान कहता है मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप ग्रैंडपा बाइली हैं। ये सुनकर वो शराबी वाला मास्टर खुश हो जाता है कि मुजियान को मैं इतने टाइम बाद भी याद हूँ। तभी वहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है जो मुजियान
मूजियान से कहती है, तुम्हें ग्रैंडपा बाइली तो याद थे, तो क्या मैं तुम्हें याद हूँ कि तुम मुझे भूल गए। जिसके बाद वो उसका कान पकड़कर उसे चिल्लाने लगती है, लेकिन मूजियान कहता है, मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है। ये सुनकर उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुम मुझे भूल कैसे गए। लेकिन तब मूजियान उससे कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वू शुआंग हो। तब वू शुआंग दोबारा उसका कान पकड़ते हुए कहती है, मजाक करते हो, तुम तो मेरे साथ मजाक करने लगे। तब वहाँ पर मार्क भी आ जाती है, इसलिए मूजियान उसके पास जाकर उससे कहता है, मैंने अपनी काफी ज्यादा कल्टीवेशन की है और इतनी कल्टीवेशन के बाद मुझे उम्मीद है कि मैं इस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन को जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनकर मार्क खुश हो जाती है। अब हेड मास्टर आगे आकर मूजियान को सारे रूल बताते हैं कि यहाँ पर किस तरह से फाइट की जाएगी और किन 10 डिसाइपल को सिलेक्ट किया जाएगा। साथ ही वो यहाँ पर ये भी बताते हैं कि किसी भी तरह का मैजिकल वेपन का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। उसे जो भी इस्तेमाल करेगा उसे बिना कुछ कहे सीधा इस कॉम्पिटिशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए ऐसे वेपन का इस्तेमाल करने से पहले 10 बार सोच लेना। जिस पर मूजियान कहता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं किसी भी तरह के वेपन का इस्तेमाल नहीं करूंगा और अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि एक सही तरीके से इस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन को खेलूं और इसे जीत कर भी दिखाऊं। तो वही डॉन के साथ वाला डिसाइपल खुद से कह रहा होता है कि मैं तो बहुत इंतजार कर रहा हूँ कि तुम आखिर कर क्या सकते हो। तुम्हारी इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर तो मेरे कान में दर्द हो गया। बस अब मुझे देखना है कि तुम्हारे अंदर पावर्स कितनी है, पर तुम चाहे जो भी कुछ कर दिखा दो, लेकिन मैं तुम्हें इस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में धूल चटा कर ही रहूंगा और जितने लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं उन सभी के सामने देख लेना मैं तुम्हारी बेइज्जती करवा कर ही रहूंगा। इधर मार्क मूजियान से कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो आपकी मदद कर ही रहूंगी इस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में जीतने के लिए। कुछ भी मदद की जरूरत होगी आपको तो मुझे बताना, मैं सबसे आगे रहूंगी। तब ये देखकर वू शुआंग को गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में मूजियान के पास आ जाती है और उसका हाथ घसीटते हुए कहती है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी मदद की जरूरत हो तो पहले मुझे बताना। तब ये देखकर मार्क को गुस्सा आने लगता है और वो और वू शेंग एक दूसरे को गुस्से भरी नजरों से देख रहे होते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों यहीं पर फाइट शुरू कर देंगे। अब वो होस्ट वाले मास्टर सारे डिसाइपल से कहते हैं, कंपटीशन का अगला राउंड कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, लेकिन अगर उस राउंड को शुरू होने से पहले आप सभी अपने अपने मास्टर या किसी से कुछ बातें करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, क्योंकि कंपटीशन के बीच में आपको मौका नहीं मिलेगा उनसे बात करने का। इसलिए जो भी कुछ पूछना होगा आप उनसे अभी जाकर पूछ सकते हो। इसलिए सारे डिसाइपल अपने मास्टर के पास जाकर उनसे बातें करने लगते हैं। वहीं मूजियान को डोंग के साथ रहने वाला डिसाइपल युनहाई और अपने साथी के साथ दिखाई देता है, जो सभी कुछ बातें कर रहे थे और उन्हें बातें करते हुए देखकर मूजियान को कुछ शक होने लगता है कि जरूर यहाँ पर ये लोग कुछ गड़बड़ी करने वाले हैं, मुझे इनसे सावधान रहना होगा। तो वहीं मार्क मूजियान से कहती है, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी ताकि तुम इस कंपटीशन को आसानी से जीत जाओ। जिसमें मूजियान कहता है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो मुझ पर भरोसा है, इसलिए मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। जिसके बाद वो होस्ट वाले मास्टर सभी से कहते हैं, मार्शल आर्ट कंपटीशन का अगला राउंड अब शुरू कर दिया जाता है और उनके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्ट में हम उस मार्शल आर्ट कंपटीशन को होने वाली जगह को देखते हैं जहां पर मार्शल आर्ट कंपटीशन खेला जाएगा। तब सबके सामने हेड मास्टर आते हैं जो सभी से कहते हैं, राउंड शुरू होने से पहले मैं सभी को ये बता देना चाहता हूं कि इस राउंड के कैसे रूल होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी मैजिकल वेपन का यूज नहीं किया जा सकता, तो वो रूल अब भी कायम है। आप कोई भी मैजिकल वेपन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथ ही इस राउंड के ऐसे रूल होंगे कि कोई भी कल्टिवेटर किसी को भी चैलेंज कर सकता है, और अगर एक लो कल्टिवेटर ने हाई लेवल के कल्टीवेटर को हरा दिया तो उस हाई लेवल के कल्टीवेटर की जगह उस लो लेवल के कल्टीवेटर को मिल जाएगी। जिसके बाद वो लो लेवल का कल्टीवेटर आसानी से फर्स्ट रैंक पर भी आ सकता है इस कंपटीशन के। साथ ही यहाँ पर कोई भी किसी भी चैलेंज कर सकता है, तो अगर आप किसी को अपना अपोनेंट चुनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल चुन सकते हैं। साथ ही वो सारे मास्टर उन 10 लोगों के नाम बताते हैं जो सभी टॉप 10 कल्टीवेटर के लिए सिलेक्ट हुए हैं, और अब सिर्फ यही लोग इस कॉम्पिटिशन के लिए बचे हैं। और उनमें से जो जीतेगा तो इस कॉम्पिटिशन वाला अवार्ड उसमें से जीते हुए सिर्फ आखिरी डिसाइपल को ही मिलेगा। और उन 10 लोगों में सबसे पहला नाम युनहाई और उसके दोस्त का होता है। जिसके बाद एक डिसाइपल साउथ सी स्वॉर्डमैन क्लान का होता है और उसका नाम नेंग तियानचेन था, और उसी के क्लान का एक और डिसाइपल भी होता है जिसका नाम नैन गोंग था, और वो दोनों भी टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है। जिसके बाद उसी टॉप 10 की लिस्ट में वू शुआंग का भी नाम शामिल होता है, क्योंकि वो भी उस टॉप 10 कल्टीवेटर में शामिल हो चुकी है। जिसके बाद डोंग के साथ रहने वाले डिसाइपल का भी नंबर आता है, क्योंकि वो भी उस लिस्ट में
में शामिल हो चुका है। अब वहाँ पर वो डिसाइपल आता है जो कि मार्क से दोस्ती करना चाहता था। साथ ही इसने भी अपनी जगह उस टॉप 10 वाली लिस्ट में बना ली है। और फिर वहाँ पर एक और लड़की आती है जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था और वो भी टॉप 10 वाली लिस्ट में शामिल है। जिसके बाद वहाँ पर मार्क भी आती है और फिर मार्क के बाद हमें मूजियान को दिखाया जाता है जो कि इन टॉप 10 वाली लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर है। जिसके बाद मास्टर कहते हैं सबसे पहला राउंड हम लोग मूजियान का लगाना चाहते हैं, तो जो भी उसे चैलेंज करना चाहता है वो आगे आ सकता है। तब सबसे पहले आगे यूनहाई ही आता है ताकि वो मूजियान को चैलेंज कर सके। लेकिन अभी तक उसे मूजियान की कोई भी पावर्स के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि आखिर इसके पास कौन सी पावर्स है जो इसे लोग इतना भाव देते हैं। देखने में तो ये किसी काम का नहीं लग रहा, मैं तो इसे कुछ ही टाइम में अगर मैंने एक बार इसे हरा दिया तो इसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, जो देखकर तो मुझे बहुत मजा आएगा। तब मूजियान उससे कहता है क्या तुम सच में मुझसे फाइट करना चाहते हो? अगर सोचना है तो एक बार सोच सकते हो कि तुम्हें मुझसे फाइट करनी भी है या नहीं। जिसके बाद वो वहाँ से एरिना के लिए निकल जाता है, लेकिन यूनहाई ने तो अपना पूरा मन बना लिया था, इसलिए वो भी वहाँ से एरिना के अंदर पहुंच जाता है। जिसे देखकर मूजियान कहता है चलो अच्छी बात है, तुम्हारे अंदर कुछ तो हिम्मत है जो तुम हिम्मत दिखाकर यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए आ गए। जिसके बाद वो उससे उसके बारे में पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, क्योंकि फाइट शुरू होने से पहले दोनों को अपने बारे में कुछ कुछ एक दूसरे को बताना पड़ता है। तब यूनहाई उसे अपने बारे में बताता है मेरी एज 20 साल की है और मैं अर्ली गोल्डन पीरियड में पहुंच चुका हूँ। मेरी स्वॉर्ड का नाम फेंगयुन स्वॉर्ड है जिसके अंदर विंड्स की पावर है। तब मूजियान भी उसे अपने बारे में बताने लगता है कि वो कौन है और उसके पास कौन सी स्वॉर्ड वगैरह है। जिसके बाद उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और इस फाइट में सबसे पहले यूनहाई वहाँ से हवा में उड़ जाता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए चारों तरफ विंड से घिर जाता है, जिसकी पावर्स उसके अंदर मौजूद है। और उसी विंड के अंदर से उसकी बहुत ही बड़ी वाली स्वॉर्ड बाहर निकल कर आती है जो कि उसकी पावर की मदद से इतनी बड़ी हो चुकी थी। ये देखकर मूजियान भी हैरान होता है कि इसके पास तो सच में कुछ खास स्वॉर्ड है, ये स्वॉर्ड देखने में तो अच्छी लग रही है। जिसके बाद यूनहाई अपने अंदर विंड और क्लाउड की पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और जैसे जैसे वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर रहा था चारों तरफ क्लाउड और विंड की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बिल्कुल पूरा अरीना बिल्कुल तूफान जैसा दिखाई दे रहा था। जिसके बाद वो उसी तूफान के अंदर से कई सारी अपनी स्वॉर्ड के डुप्लीकेट बना लेता है और उन सारी की सारी डुप्लीकेट वाली स्वॉर्ड को सीधा मूजियान की तरफ ही भेज देता है। ये देखकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर इस यूनहाई के पास इतनी खतरनाक टेक्निक कैसे आई, कहीं मूजियान इससे बच तो पाएगा या नहीं। इधर वो स्वॉर्ड जैसे मूजियान के पास आने वाली होती है वो यूनहाई से कहता है बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद वो खुद की पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और जैसे जैसे वो उसे एक्टिवेट करता है उसके हाथों से बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा होता है और वो अपनी स्पिरिट पावर्स को मिलाते हुए उन स्वॉर्ड के सामने एक बहुत ही बड़ा पोर्टल बना देता है, जो पोर्टल इतना खतरनाक था कि वो सारी की सारी स्वॉर्ड को अपने अंदर ही समा लेता है, जिस वजह से मूजियान को एक भी स्वॉर्ड नहीं लगती। ये देखकर यूनहाई एकदम हैरान रह जाता है कि आखिर इसने इतनी जल्दी मेरी स्वॉर्ड को कैसे गायब कर दिया। जिसके बाद वो पहले जितनी स्वॉर्ड निकाला था उससे 3 गुना ज्यादा तादाद में स्वॉर्ड निकाल लेता है और उन सभी को मूजियान की तरफ भेज देता है। लेकिन मूजियान ने अभी तक अपना पोर्टल बनाए हुए था और जैसे जैसे वो स्वॉर्ड उसके पास आने वाली होती है वो सारी की सारी स्वॉर्ड उस पोर्टल के अंदर जाकर गायब हो जाती है। तब यूनहाई अपनी खतरनाक वाली रियल स्वॉर्ड को भी उसकी तरफ भेज देता है, पर इससे भी कोई फायदा नहीं होता और उसकी रियल वाली स्वॉर्ड भी मूजियान के पोर्टल के अंदर ही चली जाती है। जिसके बाद मूजियान अपनी पोर्टल की पावर्स को और बढ़ा देता है और अब वो पावर इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि इससे यूनहाई की पावर्स उसके अंदर समाने लगती है और वो पावर्स इतनी ज्यादा थी कि वो पोर्टल यूनहाई की पावर्स को ये एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तब ये देखकर यूनहाई सभी से कहता है मूजियान को चीटिंग कर रहा है, ये किसी मैजिकल चीज का इस्तेमाल कर रहा है और उसी की वजह से मेरी सारी पावर्स इसका ये पोर्टल एब्जॉर्ब कर रहा है। इसलिए मैं इस राउंड को चेक करवाना चाहता हूँ कि मूजियान कहीं यहाँ पर किसी मैजिकल वेपन का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। तब एक मास्टर अपनी पावर को उस एरिना की तरफ भेज देते हैं ताकि वो ये चेक कर सके कि मूजियान सच में यहाँ पर किसी मैजिकल वेपन का इस्तेमाल कर रहा था या नहीं। वही मूजियान यूनहाई से कहता है जब तुम डर चुके हो तो सीधा सीधा हार क्यों नहीं मान लेते, ऐसा मुझ पे इल्जाम लगाना तुम्हें भारी पड़ सकता है। वही डॉन के साथ रहने वाला डिसाइपल सभी से कहता है देखो मूजियान ने अपनी औकात दिखा दी, इसके पास कोई पावर्स नहीं है, इसे बस चीटिंग करने के अलावा तो कुछ आता ही नहीं है, उसे इस सेक्ट में ही क्यों रखा जा रहा है मुझे तो यही समझ में नहीं आता, इसे निकाल देना चाहिए यहाँ से। तो वही वो मास्टर की पावर उनके पास दोबारा वापस आ जाती है जिसने ये पता कर लिया था कि मूजियान ने किसी मैजिकल चीज का इस्तेमाल किया है या फिर नहीं। तब हेड मास्टर सभी के सामने आकर कहते हैं जैसा कि हमने टेस्ट किया इस चीज से ये साफ जाहिर होता है कि मूजियान ने किसी भी मैजिकल चीज का
का इस्तेमाल नहीं किया है और वो पोर्टल उसकी कल्टीवेशन और पावर की मदद से इतना खतरनाक बना था, तो इसलिए इस राउंड में कोई भी चीटिंग नहीं हुई है, जिस वजह से मुजियान को इस राउंड से डिस्क्वालीफाई भी नहीं किया जा सकता। ये सुनकर वो डोंग के साथ वाला डिसाइपल और यूनहाई का साथी भी एकदम गुस्सा हो जाते हैं कि आखिर ये मुजियान इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। उसके टेक्निक को तो देखकर साफ लग रहा था कि वो किसी मैजिकल वेपन का इस्तेमाल कर रहा है। जिसके बाद मास्टर उन दोनों की फाइट को दोबारा कंटिन्यू करवा देते हैं और यूनहाई को वार्निंग भी दे दी जाती है कि दोबारा वो मुजियान पे इस तरह के इल्जाम ना लगाए। तब इस चीज से गुस्सा होकर यूनहाई वहाँ पर अपनी पूरी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है ताकि पूरे गुस्से के साथ मुजियान का यहाँ पर खेल ही खत्म कर दे। लेकिन मुजियान को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो बड़े ही आराम से उसकी सारी हरकतें देख रहा होता है कि ये यूनहाई आखिर क्या करके दिखा सकता है। वहीं यूनहाई वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन बना लेता है जिसके अंदर से पावर्स निकलकर यूनहाई की बॉडी में समा रही थी। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्ट में हम यूनहाई को देखते हैं जिसने मुजियान से लड़ने के लिए वहां पर अपना बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन बना लिया था और उस फॉर्मेशन के अंदर से सारी की सारी पावर्स निकलकर यूनहाई के अंदर ही जा रही होती है, जिस वजह से वो और ज्यादा पावरफुल बनने लगता है। जिसके बाद वो मुजियान से कहता है मेरा लेवल जिंडाई पर है और मेरे पास कई सारी सोल्स की पावर्स है जो कि तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी नहीं होगी, इसलिए अब मेरी पावर्स देखकर तुम पछताओगे कि तुमने मुझसे फाइट करने का फैसला ही क्यों लिया। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ाते हुए अपने फॉर्मेशन को पहले से भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल बना देता है। जो फॉर्मेशन अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था, जो देखकर सारे मास्टर और मार्क परेशान हो जाते हैं कि इतने खतरनाक अटैक को आखिर यूनहाई ने कैसे एक्टिवेट कर लिया, और अगर इतना ही खतरनाक अटैक को मुजियान पे कर देगा तो कहीं मुजियान को इससे कोई खतरा ना हो। लेकिन मुजियान को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो वहाँ पर दोबारा से अपना पोर्टल बना लेता है जो कि पहले वाले पोर्टल से भी ज्यादा खतरनाक था और ये पोर्टल किसी के सोल तक को अपने अंदर समा सकता है। ये देखकर यूनहाई घबरा जाता है कि आखिर ये कितना खतरनाक पोर्टल है, लेकिन तब भी वो अपनी स्वॉर्ड वाली टेक्निक को एक्टिवेट करता है और अपनी स्वॉर्ड को बहुत ही ज्यादा बड़ी ऑरा वाली स्वॉर्ड बनाकर सीधा मुजियान के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। लेकिन मुजियान इससे भी नहीं डरता, साथ ही ये स्वॉर्ड उस पोर्टल के अंदर नहीं जा रही थी बल्कि उसको काटते हुए मुजियान की तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन तब मुजियान अपना एक पावरफुल अटैक करता है जिस वजह से उसके पोर्टल के साथ साथ यूनहाई की वो स्वॉर्ड भी वहाँ से गायब हो जाती है। तब ये देखकर यूनहाई खुद से कहता है अरे ये कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, मुजियान ने तो मेरी इस स्वॉर्ड वाली टेक्निक को भी खत्म कर दिया। पर खैर कोई बात नहीं, मैं अब अपनी दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा। जिसके बाद वो वहाँ पर हॉरिकेन कॉलून टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो कि बहुत ही खतरनाक टेक्निक मानी जाती है। और इस टेक्निक को देखकर बाकी सारे मास्टर भी हैरान होते हैं कि यूनहाई तो सच में एक अच्छा कल्टीवेटर है जिसने इतने खतरनाक हॉरिकेन कॉलून टेक्निक को भी सीख लिया। ये टेक्निक उसके सेट की सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक में से एक है और इस टेक्निक से बचने के लिए मुजियान को भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना होगा, वरना अगर उसने कम पावर्स का इस्तेमाल किया तो इससे वो हार भी सकता है। इधर यूनहाई मुजियान से कहता है बहुत हो गया तुम्हारा, अब तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो अपनी उस टेक्निक की मदद से वहाँ पर और भी कई सारी बहुत बड़ी बड़ी स्वॉर्ड ले आता है और उन सभी स्वॉर्ड की मदद से मुजियान के ऊपर अटैक कर देता है। तब उसकी इस टेक्निक को देखकर मुजियान कहता है ये टेक्निक कुछ खास लग रही है, इसलिए मुझे तैयार रहना होगा, पर अगर तुमने इस टेक्निक का ही इस्तेमाल किया है तो मुझे भी कोई अपनी बेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा ताकि तुम्हारी इस टेक्निक को डॉज करके तुम्हें ही हरा सकूं। इसलिए वो अपने क्विनलान एम्पायर की आर्ट का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है जो कि उसकी सारी समन की हुई स्पिरिट्स में से एक है, और उस टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए वो वहाँ से अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाता है जहाँ उसके सामने कई सारे लोटस होते हैं और फिर उस एक लोटस में से उसकी क्विनलान एम्पायर की स्वॉर्ड बाहर निकल कर आती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड मानी जाती है। जिसके बाद वो अपने सारे के सारे लोटस को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में ले आता है जो कि पूरे के पूरे अरीना को घेर लेते हैं। तब इस चीज को देखकर सारे मास्टर एकदम दंग रह जाते हैं कि आखिर मुजियान ने इस टेक्निक का इस्तेमाल कैसे किया। ये टेक्निक तो क्विनलान एम्पायर आर्ट है जिसका इस्तेमाल आज तक किसी ने नहीं किया था सिवाय क्विनलान एम्पायर के, और उसके बाद इस टेक्निक का इस्तेमाल तो मुजियान करने वाला है, आखिर उसके पास से पावर्स कैसे आई। तब इस टेक्निक को देखकर यूनहाई भी घबराया होता है कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक है। साथ ही इस चीज से डोंग के साथ
साथ रहने वाला कल्टीवेटर भी परेशान होता है कि ये टेक्निक तो बहुत भारी दिखाई दे रही है, कहीं इससे यूनहाई हार ना जाए। अगर वो हार गया तो काफी बड़ी बेइज्जती होगी। तब वो सारे के सारे लोटस मिलकर यूनहाई की पावर्स को अपने अंदर सोखने लगते हैं, जिस चीज से यूनहाई को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, क्योंकि वो लोटस कई सारे थे और सभी एक साथ मिलकर उसके पावर्स को सोख रहे होते हैं, जिस वजह से यूनहाई वहाँ पर बेहोश होने लगता है। लेकिन अब भी वो इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारता और दोबारा मूजियान पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ वो अपने इंपीरियल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसकी पावर जो लोटस छीन रहे थे उसे रोक देता है और फिर अपनी वहाँ पर 9 लोटस स्वॉर्ड समन कर लेता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी। और इस बार वो खाली अपने स्वॉर्ड को मूजियान की तरफ नहीं भेजता, बल्कि अपनी स्वॉर्ड के साथ साथ वो खुद भी वहाँ से मूजियान की तरफ जा रहा होता है, ताकि उस पर अटैक करके उसका आज खेल ही खत्म कर दे। लेकिन तब मूजियान कहता है ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे ये लोटस क्या कर सकते हैं। जिसके बाद वो अपनी लोटस की पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है और फिर देखते ही देखते उस लोटस के ऑरा से कई सारी स्वॉर्ड बनने लगती है, जो सारी की सारी स्वॉर्ड मिलकर यूनहाई और उसकी स्वॉर्ड के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, जिस वजह से यूनहाई की स्वॉर्ड वहीं पे खत्म हो जाती है। यूनहाई तो खुद उस सारी स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो कहाँ इतनी सारी स्वॉर्ड से अकेले लड़ पाता, इसलिए वो वहाँ से नीचे गिर जाता है। तभी एक खतरनाक स्वॉर्ड सीधा आके उसे ही लगने वाली थी, जो उसे लग जाए तो वो वहीं पर मारा जाएगा। लेकिन उसके लगने से पहले ही मूजियान उस स्वॉर्ड को लोटस है, जिस वजह से यूनहाई बच जाता है और फिर अब मूजियान अपने सारे लोटस को वापस रख लेता है। और इस चीज के बाद अब यूनहाई के अंदर हिम्मत नहीं बची थी कि वो दोबारा मूजियान पर अटैक कर सके, इसलिए वो अपनी हार मान लेता है। तब ये देखकर सारे मास्टर कहते हैं इस राउंड का विनर मूजियान है, जो चीज सुनकर वूशेंग और मार्क एकदम ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी से उछलना शुरू कर देते हैं। पर ये चीज देखकर डोंग के साथ रहने वाला डिसाइपल बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, और खाली वो ही नहीं बल्कि यूनहाई का साथी भी बहुत ज्यादा गुस्से में था कि इस मूजियान ने तो यूनहाई को हरा दिया। अगर ऐसा ही रहा तो उससे जो भी चैलेंज करने जाएगा वो उन सभी को ही हरा सकता है। तब वो मॉन्क हेडमास्टर के पास आकर कहता है मूजियान की कल्टीवेशन तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रही है, ऐसा ही रहा तो वो बहुत ही जल्द स्वॉर्ड फेरी में बदल जाएगा, जो कि इस कुनलुन माउंटेन के लिए बहुत अच्छी बात है। जिस पर हेडमास्टर कहते हैं तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मूजियान ने अपनी प्रोग्रेस बहुत जल्दी की है, लेकिन अगर आगे तुम उसका साथ दो तो और ज्यादा प्रोग्रेस कर सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसका साथ देना। वही इस चीज को सुनकर डोंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब मूजियान मार्क के पास आता है, जहाँ उसे जीता हुआ देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तब मूजियान उससे कहता है अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मार्क कहती है चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना बन जाओ, मैं तुम्हें ही प्रोटेक्ट करूंगी। तब वहाँ पर वूशेंग भी आ जाती है, जो मूजियान से कहती है खाली मार्क ही नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी, और अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं हमेशा तुम्हारी कान घसीटते रहूंगी। ये सुनकर मार्क भी हंसने लगती है। तभी मार्क को वहाँ पर डोंग के साथ रहने वाला डिसाइपल और यूनहाई का साथी आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं, जो दोनों किसी सीक्रेट प्लान के बारे में बातें कर रहे थे। लेकिन मार्क को ये समझ नहीं आता कि वो दोनों की बात आखिर किस बारे में हो रही थी। अब होस्ट वाले मास्टर सभी से कहते हैं अगला चैलेंज कौन करना चाहता है वो आगे आ सकता है, लेकिन कोई भी आगे नहीं आता। तब यूनहाई का साथी कहता है मास्टर से कि अगर कोई नहीं आ रहा तो क्यों ना हम सब टॉप 10 को एक साथ फाइट करा दी जाए। तब ये सुनकर होस्ट वाले मास्टर कहते हैं तो ठीक है, तो सबकी फाइट एक साथ शुरू कर दी जाती है। और उनके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्ट में हम सारे डिसाइपल को देखते हैं, जिनके सामने वो होस्ट वाले मास्टर खड़े होते हैं। अब वो उन सभी से कह रहे होते हैं आप सभी अपना अपना अपोनेंट चुन लें, क्योंकि आप सबकी फाइट एक साथ होने वाली है अलग अलग अरीना के अंदर, इसलिए आपको अपना अपोनेंट चुनना होगा। इसलिए सबसे पहले वो डिसाइपल आता है जो मार्क के साथ दोस्ती करना चाहता था, और वो आगे बढ़ते हुए यूनहाई के साथी को ही अपना अपोनेंट चुन लेता है और फिर उससे कहता है क्या तुम मुझसे फाइट करोगे। ये सुनकर यूनहाई का साथी कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे तो मूजियान से फाइट करनी थी। तब वो डिसाइपल उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है कि तुम तो मुझसे डर गए, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत होती तो तुम मुझसे फाइट करके दिखाते। जो सुनकर यूनहाई के साथी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो गुस्से में उस डिसाइपल से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से अरीना के लिए निकल जाते हैं। इधर डोंग के साथ रहने वाला डिसाइपल मूजियान को चैलेंज करने के लिए उसके पास आ रहा होता है, लेकिन उसके वहाँ पर आने से पहले ही एक दूसरा डिसाइपल वहाँ पर आ जाता है, जो डोंग के साथी को चैलेंज करने लगता है कि मैं आपके साथ फाइट करना चाहता हूँ।
हूँ, अगर आपको मंजूर हो तो आप मुझसे फाइट कर सकते हो। तब ना चाहते हुए भी डोंग के साथी को उससे फाइट करने के लिए मानना पड़ता है, क्योंकि अगर इसने इसे यहाँ पर मना किया तो बाकियों को लगेगा कि वो इससे डर गया है। इसलिए डोंग का साथी उस डिसाइपल के साथ फाइट करने के लिए वहाँ से चला जाता है। अब एक लड़की जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था वो वू शुआंग के पास आती है और उससे कहती है, मैं आपसे फाइट करना चाहती हूँ, अगर आपको मंजूर हो तो हम दोनों फाइट कर सकते हैं। इस पर वू शुआंग कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो दोनों भी दूसरे एरिना के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। अब वहाँ पर कोई डिसाइपल ही नहीं बचा होता, सिर्फ एक तियान चेन नाम का डिसाइपल होता है। इसलिए मू जियान उसके पास जाकर कहता है, अब तो कोई डिसाइपल बचा ही नहीं है, तो क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे? तब ये सुनकर पहले तो तियान चेन थोड़ा डर जाता है, क्योंकि मू जियान तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तब भी वो उससे फाइट करने के लिए मान जाता है। तो वहीं वो फीमेल मास्टर हेड मास्टर से कह रही होती है, तियान चेन तो साउथ चाइना सेक्ट का सबसे नंबर 1 डिसाइपल है, तो आखिर ये इतना यहाँ पे डरा क्यों था? कहीं इसका कोई प्लान तो नहीं? लेकिन खैर कुछ भी हो, ये चीज तो हमें फाइट के बीच में ही मालूम पड़ेगी कि तियान चेन आखिर यहाँ पर कितना ज्यादा पावरफुल है और वो मू जियान को कैसे टक्कर दे पाता है। अब सारे लोग की फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन हमें सबसे पहले मू जियान और तियान चेन की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर वो दोनों एरिना के अंदर आ चुके थे और वहाँ पर दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसा कि मू जियान और यूनहाई ने अपने पिछले फाइट में एक दूसरे को अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया था। जिसके बाद मू जियान उससे कहता है, अब तुम अपनी फाइट शुरू कर सकते हो, पहले तुम ही मुझ पर अटैक करना, मैं देखता हूँ तुम्हारे पास कौन सी टेक्निक है। जिस पर तियान चेन मान जाता है और फिर वो वहाँ से हवा में उड़ते हुए वहाँ पर अपने बहुत ही खतरनाक बीस्ट को समन कर लेता है, जो कि काफी ज्यादा ही भयानक दिखाई दे रहा था। और ये देखकर बाकी मास्टर भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर इसके पास तो कितना भयानक बीस्ट है, कहीं ये इस बीस्ट की मदद से मू जियान को हरा ही ना दे। वहीं मू जियान भी ये चीज देखकर हैरान रहता है कि तियान चेन तो मुझे कमजोर दिखाई दे रहा था, लेकिन इसने तो इतने भयानक बीस्ट को ही समन कर लिया। जिसके बाद वो बीस्ट अपने अंदर से बिजलियां निकालते हुए मू जियान के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। मू जियान उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बीस्ट अब भी नहीं रुकता और जैसे जैसे तियान चेन उसे इशारा कर रहा होता है वो बिल्कुल वैसा ही करता है। जिसके बाद वो अपने मुंह से बहुत ही बड़ी और तेज रफ्तार के साथ बिजली निकाल कर मू जियान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मू जियान इस बार भी सही टाइम पर वहाँ से हट जाता है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। लेकिन अब तियान चेन अपनी स्वॉर्ड आर्ट टेक्निक का यूज करता है, जिसमें से उसकी स्वॉर्ड के कई सारे डुप्लीकेट बन जाते हैं, बिल्कुल यूनहाई की तरह। तब इस टेक्निक को देखकर मू जियान कहता है, इस टेक्निक से तो मैं पहले भी बच चुका हूँ, तो इस बार भी आसानी से मैं बच कर दिखाता हूँ। पर तभी वहाँ पर वो सारी स्वॉर्ड एक साथ आकर उस पर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन मू जियान उन सारे स्वॉर्ड से बच रहा होता है। इस बार उसने अपना पोर्टल नहीं बनाया था, बल्कि उन सारी स्वॉर्ड से बचने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद वो अपने ऑरा की मदद से वहाँ पर एक शील्ड बना लेता है, ताकि वो सारे के सारे स्वॉर्ड से बच सके। और तब उसकी शील्ड के आसपास वो सारे स्वॉर्ड उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका शील्ड इतना ज्यादा मजबूत था कि उसे एक भी अटैक नहीं लगता। और फिर मू जियान वहाँ पर अपना पोर्टल बनाकर उन सारी स्वॉर्ड को उसके अंदर डाल देता है। तब ये देखकर वो बीस्ट एक और खतरनाक अटैक मू जियान पे कर देता है, लेकिन मू जियान इस बार भी उसके अटैक से बच जाता है। तब मू जियान भी अपनी अटैकिंग पावर का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर अपने सारे के सारे लोटस को समन कर लेता है, जिन सभी लोटस के अंदर से स्वॉर्ड निकल रही थी। और वो सारी की सारी स्वॉर्ड एक साथ तियान चेन के ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन उसका बीस्ट अपने पर को सामने रखते हुए तियान चेन को सारी की सारी स्वॉर्ड से रोक लेता है और उसे एक खरोच तक नहीं आती। तब ये देखकर मू जियान कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बीस्ट है, जिसने सारा खतरा खुद पे लेकर तियान चेन को बचा लिया। ये तो बहुत अच्छा था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब मैं दूसरा अटैक करता हूँ, देखता हूँ इससे कैसे बच पाता है। जिसके बाद वो वहाँ पर ग्रीन लोटस स्वॉर्ड को समन कर लेता है और उसे समन करते ही उस स्वॉर्ड के चारों तरफ एनर्जी का भवंडर आ जाता है, जो कि बहुत ही भयानक दिखाई दे रहा था। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को बहुत बड़ी स्वॉर्ड में बदलते हुए उसे तियान चेन के ऊपर ही फेंक देता है, ताकि वो स्वॉर्ड उसे वहाँ से जमीन के अंदर ही धंसा दे। तियान चेन उस स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उस स्वॉर्ड में बहुत ज्यादा प्रेशर था। साथ ही ये चीज देखकर बाकी सारे मास्टर भी हैरान होते हैं कि आखिर मू जियान ने इतनी भयानक स्वॉर्ड को कैसे समन कर लिया। इस स्वॉर्ड से तो तियान चेन शायद ही बच पाएगा। तो वहीं हम तियान चेन को देखते हैं, जिसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी उस स्वॉर्ड को रोकने के लिए, लेकिन तब भी उसकी ताकत उस स्वॉर्ड के सामने कम पड़ जाती है और वो स्वॉर्ड उसे वहाँ से जमीन पे गिरा देती है, जहाँ तियान चेन के अंदर से खून भी निकल रहा था। जिसके बाद मू जियान तियान चेन से कहता है, इस फाइट में तुम्हें चोट लग गई है, अगर तुम हार मानना चाहते हो तो मान सकते हो, मैं यहीं पर इस फाइट को रोक दूंगा। तो वही मास्टर ये बात कर रहे होते हैं कि मू जियान तो इस फाइट को हार ही जाता, क्योंकि ये तियान चेन यूनहाई से भी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। लेकिन मू जियान ने तो यहाँ पर अपनी ग्रीन लोटस स्वॉर्ड को समन कर लिया, जिसे आज तक किसी भी इतने नए आए हुए डिसाइपल ने कल्टीवेट नहीं किया। और यही बात मू जियान को सबसे ज्यादा खास बनाती है, इसलिए हम सबको उस पर बहुत ज्यादा भरोसा है कि वो
आगे चलकर बहुत ज्यादा नाम कमाएगा। इधर तियानचेन मूजियान की बातें सुनकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी खुद से हार मान लूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी एक बहुत ही भयानक टेक्निक का इस्तेमाल करता है और जैसे वो उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है चारों तरफ से बहुत ज्यादा बिजलियां निकलना शुरू हो जाती है और वो सारी की सारी बिजलियां मूजियान को पकड़ लेती है। मूजियान वहाँ से हिलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि उन बिजलियों ने पूरी तरह से उसे जकड़ लिया होता है। मूजियान की कितनी भी ताकत का इस पे कोई असर नहीं होता और वो बिजलियां उसे छोड़ती भी नहीं। तब ये चीज देखकर सारे मास्टर और मार्क एकदम दंग रह जाते हैं कि आखिर ये क्या था, इसने मूजियान को तो कैद कर लिया, अब मूजियान यहाँ से कैसे बचकर बाहर निकल पाएगा, कहीं मूजियान इसमें हार ना जाए। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्ट में हम तियानचेन को देखते हैं जिसने अपनी पावर की मदद से मूजियान को कैद कर लिया होता है और मूजियान के चारों तरफ बिजलियां निकल रही होती है जिन सभी ने मिलकर मूजियान को वहीं पर घेर लिया था और मूजियान वहां से हिल भी नहीं पाता है। जो देखकर तियानचेन काफी ज्यादा खुश होता है कि चलो मूजियान तो मेरे सामने कमजोर दिखाई दे रहा है। जिसके बाद वो अपनी और ज्यादा पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस सील को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना देता है ताकि मूजियान कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले वो इन बिजलियों के चंगुल से बाहर कभी निकल ही नहीं पाएगा। जिसके बाद तियानचेन अपनी एक खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उस टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए चारों तरफ कई सारी स्वॉर्ड लेकर आ जाता है जो कि पहले आई हुई स्वॉर्ड से कहीं ज्यादा बड़ी और पावरफुल थी। अब वो उन सारी की सारी स्वॉर्ड की मदद से मूजियान की तरफ अटैक कर देता है। ये देखकर मूजियान हैरान रह जाता है लेकिन तब भी उसके सामने बने हुए शील्ड उसको सारे के सारे अटैक से बचा लेते हैं। तब ये देखकर सारे मास्टर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि मूजियान ने लगा कि तियानचेन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होगा इसलिए वो उसे आसानी से हरा सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तियानचेन तो काफी ज्यादा पावरफुल है। वो उन सभी को कुछ पुरानी क्लिप्स भी दिखाता है जब तियानचेन मूजियान पे अटैक कर रहा था। तब उसके अटैक करने के टाइम वहाँ पर एक मंत्र लिखा गया होता है जिसमें तियानचेन की पावर और लेवल के बारे में लिखा हुआ था लेकिन इस पे मूजियान ने ध्यान नहीं दिया इसलिए उसने तियानचेन को कमजोर समझा। जिस वजह से जैसे ही एक मौका मिला तियानचेन को उसने अपनी पावर की मदद से उसे कैद कर लिया। अगर मूजियान पहले से ही तैयार होता तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। वहीं तियानचेन अब भी मूजियान पे कई सारे अटैक किए जा रहा होता है जहाँ फिर वो उससे कहता है तुम मेरी छोटी मोटी टेक्निक को तो आसानी से झेल जा रहे हो इसलिए मुझे अब कुछ बड़ा करना होगा। जिसके बाद वो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन बना लेता है और वो पूरा का पूरा फॉर्मेशन बिजलियों से बना हुआ था जिसके अंदर से कई सारी बिजलियां निकलकर मूजियान के ऊपर अटैक करेगी। लेकिन मूजियान अपने लोटस की मदद से काफी कोशिश करते हुए उन बिजलियों के चंगुल से बाहर निकल कर आ जाता है लेकिन जैसे वो बाहर आता है उस फॉर्मेशन की बिजलियां उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन मूजियान ने अपने लोटस को सामने रखा होता है जिस वजह से वो बिजलियां उस लोटस पे गिरती है और वो लोटस उन बिजलियों की सारी पावर्स को अपने अंदर डालते हुए मूजियान को एक भी खरोच नहीं आने देता। इधर सारे मास्टर परेशान होते हैं मूजियान के लिए कि उसने उस बिजलियों को तो तोड़ दिया लेकिन तियानचेन के पास अब भी कई सारी टेक्निक बाकी है तो कहीं हमें इस कंपटीशन को रोक देना तो नहीं चाहिए वरना अगर ये कंपटीशन चलता रहा तो हो सकता है तियानचेन मूजियान को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दे जिससे उभरने के लिए उसे काफी ज्यादा टाइम भी लग सकता है। लेकिन तब भी बाकी मास्टर इस लड़ाई को रोकने के फैसले पे तैयार नहीं होते। वो सभी ये देखना चाहते थे कि मूजियान के अंदर कितनी हिम्मत है और वो आखिर कब तक अपनी हिम्मत जुटाकर फाइट कर सकता है। इधर तियानचेन मूजियान से कहता है मैंने तो नहीं सुना कि आज तक कभी तुम हारे हो लेकिन आज मैं तुम्हें हरा ही दूंगा और जितना तुम्हारा नाम फेमस है मैं उन सभी को डुबा दूंगा। जिसके बाद वो वहाँ पर आयरन थंडर स्वॉर्ड को समन करने लगता है जो कि बिल्कुल मूजियान की टेक्निक की तरह ही है और उस टेक्निक में आसमान से एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड आ जाएगी जो मूजियान के ऊपर अटैक कर देगी। और अब जैसे ही तियानचेन उस टेक्निक को एक्टिवेट करता है आसमान से बहुत ज्यादा बिजलियां नीचे गिरने लगती है और उन्हीं बिजलियों के अंदर तियानचेन अपने बीस्ट के साथ चला जाता है और जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो वहाँ पर बहुत बड़ी स्वॉर्ड होती है जो सीधा मूजियान की तरफ ही आ रही थी। ये देखकर मूजियान घबरा जाता है कि आखिर ये कैसी टेक्निक है, ये टेक्निक तो बिल्कुल मेरी ही टेक्निक की तरह दिखाई दे रही है। साथ ही ये चीज देखकर वो फीमेल मास्टर और बाकी सारे के सारे मास्टर एकदम घबरा जाते हैं कि आखिर अब मूजियान का क्या होगा, कहीं इस टेक्निक से मूजियान को कोई गहरी चोट ना आ जाए। लेकिन अब भी हेड मास्टर इस फाइट को रोकने के लिए तैयार नहीं थे। वो मूजियान की हिम्मत देखना चाहते थे कि मूजियान एक अच्छा डिसाइपल बनने के लायक है भी या नहीं। अगर उसे जबरदस्ती रोक दिया गया तो इससे उसे भी अच्छा नहीं लगेगा और साथ ही उसकी रियल पावर भी बाहर नहीं आ पाएगी। इसलिए हेड मास्टर उस फाइट को नहीं रुकाते और जहाँ तक हो सकती है इस फाइट को चलने देते हैं। इधर हम बाकी सारे एरिना को भी देखते हैं जिसमें अलग अलग डिसाइपल्स की फाइट हो रही थी और उसमें
में वो पीले कपड़े वाला डिसाइपल भी होता है जो यूनहाई के साथी के साथ फाइट कर रहा था। साथ ही दूसरी तरफ डोंग के साथ रहने वाला डिसाइपल भी होता है जिसने अपने विंग्स निकाल लिए थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उसके सामने वाले डिसाइपल के भी विंग्स होते हैं और वो दोनों अपनी पावर की मदद से एक दूसरे के ऊपर कई सारे अटैक किए जा रहे होते हैं। साथ ही यहाँ पर वू शेंग की भी लड़ाई हो रही होती है जो उस लड़की से लड़ रही होती है जिसने अपने चेहरे पे कपड़ा ढका था और वो दोनों भी काफी बढ़िया तरीके से लड़ रहे होते हैं। इधर मू जियान अपने सामने उस भयानक स्वॉर्ड को आते हुए देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन अब भी वो हिम्मत नहीं हारता और अब जाकर आखिरकार वो अपनी एक स्पिरिट को समन करता है जो कि क्विनलान एम्पायर की होती है। और जैसे वो उन्हें समन करने लगता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर उस पत्थर के अंदर से क्विनलान एम्पायर बाहर निकल कर आते हैं जो वहां से सीधा उस एरिना में पहुंच जाते हैं और मूजियान के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। तब मूजियान काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था और वो अपने क्विनलान एम्पायर की स्पिरिट के साथ मिलकर उस स्वॉर्ड वाले अटैक को रोकने की कोशिश करता है। साथ ही ये चीज देखकर सारे के सारे मास्टर एकदम हैरान रह जाते हैं कि अरे आखिर ये क्या हुआ यहाँ पर। इधर ध्यान चैन की स्वॉर्ड जैसे ही क्विनलान एम्पायर उनके लोटस से टकराती है वो उन्हें छू भी नहीं पाती और धुएं की तरह बदलकर वहां से गायब होने लगती है, जिसके बाद वो लोटस उड़ते हुए सीधा ध्यान चैन की तरफ बढ़ने लगता है। वो उस लोटस से बचने की कोशिश करता है और सामने अपना फॉर्मेशन बना लेता है, लेकिन तब भी उसके फॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं होता और वो लोटस उसके फॉर्मेशन के साथ उसे भी वहां से जमीन पे पटक देता है जहां अब ध्यान चैन अपनी पूरी हिम्मत हार चुका था। इधर हम मास्टर को देखते हैं जो सभी एकदम ही ज्यादा हैरान रहते हैं कि आखिर मू जियान ने क्विनलान एम्पायर को कैसे समन कर लिया। आज तक कोई भी डिसाइपल उन्हें समन नहीं कर पाया है, कोई डिसाइपल तो क्या अच्छे से अच्छा कल्टीवेटर भी उन्हें समन नहीं कर सकता। साथ ही इन सारे मास्टर को तो ये भी नहीं मालूम कि मू जियान के पास एक नहीं बल्कि कई सारी स्पिरिट्स हैं और जब वो उन सारी स्पिरिट्स को देखेंगे तो उन लोगों को तो यकीन ही नहीं होगा कि मू जियान एक डिसाइपल है या फिर किसी गॉड लेवल पे पहुंच चुका है, क्योंकि इतनी सारी स्पिरिट को समन करना किसी मामूली डिसाइपल की बात तो नहीं है। इधर तियान चेन अपनी हार मान चुका होता है और वो मू जियान से कहता है मेरे अंदर अब और हिम्मत नहीं बची है कि मैं क्विनलान एम्पायर से दोबारा फाइट कर सकूं, इसलिए मैं अपनी हार मानता हूं। तब ये सुनकर मू जियान अपने क्विनलान एम्पायर की स्पिरिट को वापस भेज देता है, जिसके बाद वो वहां से मार्क के पास आ जाता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन अब मू जियान वहां पर बैठकर अपना कल्टीवेशन करने लगता है क्योंकि उसके पास स्पिरिट्स तो है लेकिन उसकी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा पावर्स नहीं कि वो कई सारी स्पिरिट को एक साथ समन कर सके। इसलिए कुछ स्पिरिट को समन करने के बाद उसे वापस से कल्टीवेशन करके अपनी पावर्स बढ़ानी होती है ताकि उसकी बॉडी बैलेंस में रहे, वरना उसकी बॉडी ही बैलेंस से हट जाएगी। साथ ही मू जियान खुद से कहता है अब सिर्फ 2 और राउंड बचे हैं, उन दोनों को जीतने के बाद मैं इस पूरे के पूरे मार्शल आर्ट कंपटीशन को जीत जाऊंगा और फिर मैं अपने मास्टर का नाम रोशन कर सकता हूँ। इधर वो होस्ट वाले मास्टर कहते हैं मू जियान टॉप 5 में शामिल हो चुका है और अब बाकियों की भी बारी है, देखते हैं कौन टॉप 5 में शामिल होता है।